चलिए देखिए द्विघात समीकरण को। द्विघात समीकरण होता क्या है? द्वि और घात, यानी ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। ये बात क्लियर है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से पहले सबसे पहले बहुपद आपने पढ़ा होगा, बहुपद जिसको हम लोग कहते थे पॉलिनोमियल, तीसरा पार्ट था। इसमें क्या होता था? बीजीय व्यंजक तो होता ही था। बीजीय व्यंजक मतलब जिसमें चर और अचर मिला के कुछ पद बनते हों, चर और अचर को मिला के कुछ पद बनते हों, उनको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। बहुपद यानी ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात सदैव धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो। ये बात समझ आ गई? हाँ भाई गुरुदेव, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात सदैव धनात्मक पूर्णांक हो। प्रश्न उठता है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है? आपका जवाब होगा कि बीजीय व्यंजक यानी जिसमें चर, जैसे मैं लिख रहा हूँ, सपोज दैट लिख लिया मैंने ax² प्लस b, ये लिख लिया मैंने। अभी ये कुछ भी नहीं है, ये एक बीजीय व्यंजक है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बीजीय व्यंजक है? इसमें एक चर है और एक अचर है, अचर a और b यहाँ पे अचर हैं। अब इसको नाम दे दिया px। अब ये क्या होगा? p मीन्स पॉलिनोमियल इन टर्मोलॉजी ऑफ x, यानी जो बहुपद है वो किसके पदों में है? x के पदों में है। यहाँ पे ये बहुपद कब कहलाया? जब यहाँ पे चर की जो घात थी वो क्या थी भाई? धनात्मक पूर्णांक थी। क्या थी? धनात्मक पूर्णांक, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 1 नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 1/2 या पॉइंट में वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। किसकी? x की घात, तब जाके वो बहुपद है। जब इतनी बात समझ आ गई तो द्विघात समीकरण में क्या होते हैं? समीकरण ऐसे बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसमें दो पक्षों, एक LHS और एक RHS। ये बात क्लियर है? यानी बहुपद द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण यानी देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्यों है? इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अधिकतम घात 2 हो रही है ना भाई? कल्याण समझ आ रहा है? ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये आपका द्विघात है। द्विघात यानी किसी भी कोई भी बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, और उसके दो पक्ष अगर हैं, एक LHS और एक RHS, तो उसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ये बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? तो पहले इतने को आप नोट कर दो, अगर नोट करना है तो। अब देखिए भाई, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप जो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन कहा था वो क्या है? इसका मानक रूप है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c = 0। कोई आपसे पूछे कि भाई द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो आपका जवाब होगा ax² प्लस bx प्लस c = 0। यहाँ पे a, b और c तो अचर हैं, यानी कांस्टेंट हैं, और ये x क्या है? यहाँ पे चर है। इतनी बात क्लियर है? अब जो पहली प्रश्नावली है हमारी 4.1,
वो केवल इतनी सी है कि आपको पता करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। पहला क्वेश्चन तो उस पर आधारित है, और जो दूसरा प्रश्न है वो रीडिंग प्रश्न है, पढ़ने के बाद उसको द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, अपनी किताब में देखेंगे सभी लोग, बहुत आसान है। इसमें दिया हुआ है कि पहला प्रश्न, प्रश्नावली देखिए भाई, प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1। पहला का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपके पास है कि जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इक्वल टू 2x माइनस 3। आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अच्छा, पहली ये हमको दिखते ही ये क्लियर हो जा रहा है कि ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद तो आएगा ही आएगा, कहीं से कट तो नहीं रहा एक्स स्क्वायर वाला। आप देखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दें तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x बराबर 2 की गुणा अंदर कर दो, 2x और 2 3 6। यही हुआ भाई। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ ठीक रहा, प्लस 1 का वर्ग एक ही रहेगा, प्लस 2x, इसको इसका पक्षांतर कर लो, पक्ष बदल दो, 2x यहाँ धन का था, इधर आके ऋण का हो गया 2x, ये ऋण का था, ये धन का हो गया 6 बराबर 0। 2x से 2x कट गया, यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। अब हमको दिख गया कि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो यानी जो पहला वाला है ये द्विघात समीकरण है। ये बात क्लियर है, इतना ही आपको चेक करना है। दूसरे में देख लीजिए, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें आपको दिया, ये भी द्विघात समीकरण है, दिखते ही दिख रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x है इक्वल टू -2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स है, तो यानी एक्स स्क्वायर जिंदा रहेगा। एक्स स्क्वायर जिंदा रहेगा का मीनिंग है कि एक्स स्क्वायर कहीं से भी कट नहीं रहा है, और जब कट नहीं रहा है तो ये भी द्विघात समीकरण है। ये बात क्लियर है। थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट हल्का सा कर देते हैं। देखिए थर्ड है भाई x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x माइनस 1 और x प्लस 3, यही है ना भाई। अब आप देखेंगे इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि ये द्विघात है या नहीं है। अगर देखेंगे जनरली देखेंगे तो हमको ये लग रहा है कि ये द्विघात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इधर आ गया, और x के साथ गुणा करेंगे x स्क्वायर उधर आ रहा। जब उधर का x स्क्वायर प्लस का लेफ्ट हैंड साइड यानी पक्षांतर करके हम बाएं साइड ले आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। एक एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो वो तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर तो बचेगा नहीं ना। एक्स स्क्वायर बच रहा है कहीं से? नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे देख लेंगे एक्स स्क्वायर के एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 के साथ प्लस एक्स, माइनस 2 की एक्स के साथ माइनस 2x, माइनस और प्लस माइनस 2 1 जा 2। इधर देखेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस का 3x, फिर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू प्लस 3 माइनस 3। हो गया भाई। पक्षांतर कर देंगे, देखिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस 2x में से प्लस का x निकाल दिया, माइनस का x बचेगा, माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, 3x में से 2x निकाल दिया, 2x इधर आके माइनस का 2x, और माइनस 3 इधर आके प्लस का 3 इक्वल टू 0। मुद्दा केवल इतना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। हमको क्लियरली दिख गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर वाली टर्मोलॉजी बची नहीं रही है, और जब एक्स स्क्वायर वाली टर्मोलॉजी बची नहीं रही है तो वो द्विघात समीकरण है ही नहीं। ये बात क्लियर है भाई? ये बात क्लियर है? इतना
ऐसे ही आप फर्स्ट क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, इजीली, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप नहीं कर पाएँ। बताइए भाई, और बताऊं क्या, और इसके कुछ पार्ट बताऊं? काजल, तेरे पास किताब कहाँ है? 7th वाला, एक 7th पार्ट देख लीजिए भाई। 7th पार्ट, 7th पार्ट में है x प्लस, 7th पार्ट है x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 1, यही है ना। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बोले तो x b और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही है ना भाई, बराबर 2x की x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 2x की घात 3, 2 ये है और 1 ये है, 2x इंटू -1 -2x। इतनी बात क्लियर है? अब देखेंगे आप x क्यूब ये आ गया भाई, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और 3 दूनी 6x, 6x की x के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6x स्क्वायर, और 6x की 2 के साथ गुणा करेंगे तो 12x, यही आया ना। ये इधर आके पक्ष बदल दिया तो माइनस का 2x क्यूब आ गया और ये माइनस का इधर प्लस 2x बराबर 0, बराबर क्या हो गया भाई? 0। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ही चीज़ देखनी है, -2x क्यूब में से प्लस का 1x क्यूब निकाल दिया तो माइनस का x क्यूब बच रहा है। ठीक है, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी आ रही है? 3 आ रही है, और जब अधिकतम घात 3 आ गई तो ये तो द्विघात तो नहीं है, ये त्रिघात वाला है। ठीक है, इसलिए आगे चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इतनी बात क्लियर है? इतना अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं भाई। अब देखो भाई, रीडिंग क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। दूसरा जो प्रश्न है बड़े, हमेशा याद रखिए रीडिंग जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं आसान है, बस उनको हल्का सा समझना होता है। ठीक है ना। दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, पहले समझें, किताब में देखें ध्यान से क्या कह रहा प्रश्न। कह रहा कि एक आयताकार, पहला ऊपर लिखा हुआ निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। केवल इतना सा काम करना है कि द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है। अभी हम हल करना नहीं सीख रहे हैं, हम केवल सीख रहे हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे बनाते हैं, यही सीख रहे हैं ना। तो देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कोई एक भूखंड यानी कोई एक खेत का टुकड़ा है, ये मान के चलिए, और वो आयताकार रूप में है, आयताकार है, और उसका क्षेत्रफल है कितना? 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अब देखिए यहाँ पे जो लंबाई है वो किस पे निर्भर कर रही है? किस पे निर्भर कर रही है? चौड़ाई पे। किस पे कर रही है निर्भर? चौड़ाई पे। बहुत ध्यान से देखें, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। कितना है? ये हम मान के चले कि चौड़ाई कितना है भाई? x मीटर है। लंबाई हमको दिया हुआ है, क्या बोला हुआ उसने? लंबाई कितनी है कह के? क्या बोला हुआ? लंबाई कितनी है? लंबाई है चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई का दुगना ये है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। ये बात समझ आ गई? चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। अधिक मतलब कम बोलता तो यहाँ क्या आ जाता? माइनस आ जाता। दोनों बातें आपको मिल गई हैं।
चौड़ाई भी और लंबाई भी, ठीक है ना। अब आयत का क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, यही तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर, बराबर लंबाई कितनी है 2x + 1 ब्रैकेट में, और गुणा चौड़ाई कितनी है x। देखिए 528 बराबर 2x के साथ x की गुणा की कितना हो गया 2x² प्लस 1 के साथ x की गुणा की x। अब ये वाला भाग मैंने यहीं रहने दिया है 2x² + x, और 528 को उधर ले गए। अब देखो जो प्रश्न में पहले जो है दूसरा प्रश्न था कि ये बोला हुआ था कि हमको केवल और केवल द्विघात समीकरण के रूप में इसको छोड़ देना है। द्विघात समीकरण बन गई है, नहीं बन गई द्विघात समीकरण। अब अगला मुद्दा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, वो ज्ञात करना हम अगली प्रश्नावली में बताएंगे। अगली प्रश्नावली जो है वहाँ हम इसको स्प्लिट करना, इसके टुकड़े करके x का मान निकालना सिखाएंगे। याद रखिए द्विघात समीकरण में हमेशा कितने मान निकलते हैं 2। जितने घात की समीकरण होगी, जैसे यहाँ 2 घात की समीकरण है तो x के कितने मान होंगे 2। अगर यहाँ त्रिघात होगा 3 घात की समीकरण होगी तो कितने मान निकलेंगे 3। ये बात समझ आ गई, जितनी भी घात की समीकरण होगी उतने उसके मान निकलेंगे। ये बात क्लियर है। तो पहला तो ये हो गया, दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का सेकंड भी देख लें, फिर दोनों एक साथ कॉपी कीजिएगा। दूसरे का सेकंड पार्ट हमको दे रखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्रमागत क्या होता है भाई, जो लगातार हो। जैसे मैं कहूँ कि कोई भी 2 क्रमागत संख्या बताइए तो आप कहेंगे 3 4, और दूसरा कहेगा 12 13, तीसरा कहेगा 25 26। तो सारी की सारी क्या है, यानी क्रम पे जो संख्याएं आ रही हैं वो 2 क्रमागत संख्याएं तो है। तो माना यहाँ पे मान लेंगे, माना 2 क्रमागत संख्याएं, माना 2 क्रमागत संख्याएं x और x + 1 है, ये हमने मान लिया। अब उसने दिया हुआ है कि इन 2 क्रमागत संख्याओं के 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितना है दिया है कि जो ये दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना दे रखा उसने 306। इन दोनों की गुणा की x × x² x × 1 x बराबर 306। 306 को बाईं साइड ले आओ, ऋण का हो जाएगा। अब ये तो बन गई भाई द्विघात समीकरण जो दूसरे प्रश्न की डिमांड थी, और दूसरे प्रश्न के डिमांड के अंदर उसने संख्याएं भी पूछी हुई हैं। मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, जैसे ही दूसरी प्रश्नावली पे पहुँच जाऊँगा तो इनको दोबारा करवाऊँगा, इनको मैं सॉल्व करवाना सिखाऊँगा। और जर्नली तौर पे अगर निकालनी है तो थोड़ा यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बीच वाली टर्म्स को हमें स्प्लिट करना है, यानी x को इस तरीके से हमें विभाजित करना है कि गुणा करके तो आ जाए ऋण का 306x², और घटा और जोड़ करके आना चाहिए x। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे 306 के टुकड़े करने होते हैं। तो देखिए लास्ट में कितना है 6 है,
2 से करेंगे, 2 एकम 2, 1 10, 2 पंजे 10 और 2 3 6। अब देखो 5 और 3 8 और 1 9, जोड़ के तीनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है 9, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से देखो 3 पंजे 15 और 3 एकम 5 और 1 6, 6 3 के पाड़े में आते, 3 से फिर से हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 सते 21। 17 क्या है? अभाज्य संख्या है ना। 17 किसी के पाड़े में नहीं आता है, अपने आप और 1 को छोड़ के, तो 17 से डायरेक्ट कर देंगे। 17 कम। अब देखो 3 3 9, 9 दूनी 18। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे ऐसी संख्या चाहिए कि पहले और लास्ट वाले को गुणा करके कितना आ रहा, गुणा करके -306 एक्स स्क्वायर, और जोड़ और घटा के, जोड़ के और घटा के क्या आना चाहिए x। तो मैं ऐसा क्या करूं कि गुणा करके तो आना चाहिए इतना और घटा के आना चाहिए प्लस का x। तो ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। मैं अगर करूं 18x, 3 3 9 दूनी 18x में से 17x घटा दिया, तो 18x में से 17x निकाल दिया, कितना आ रहा है। और 18x और ऋण 17x की गुणा अगर हम करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना आ रहा है, ऋण का 306 एक्स स्क्वायर आ रहा। चेक कर लीजिएगा, ऋण का 306 एक्स स्क्वायर आ रहा है। और लास्ट वाला टर्म्स ऐसे ही रखने, 306 बराबर 0। अब आप देखेंगे इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा, x। क्या अंदर बच रहा है, x प्लस 18। अब इन दोनों से ऋण 17 कॉमन आएगा। 306 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा गए 18, 17 गुणा गए 18 306 होता है। 17 बाहर कर दिया, ऋण का 17 बाहर कर दिया, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 18 बराबर 0। अच्छा ध्यान रखिए, दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और आ गया, यहाँ कुछ और आ गया। ऐसा अगर आ रहा है तो हम गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों में क्या आना चाहिए, एक ही चीज़। तो ये आ गया x प्लस 18, एक ब्रैकेट में फिर से कॉमन ले लिया, फिर से बाहर ले लिया, दूसरे में क्या बच गया, x ऋण 17 बराबर। अब हम क्या करेंगे, आगे की कहानी सबसे पहले लेंगे जब x प्लस 18 बराबर 0 है, तब x बराबर कितना आएगा, ऋण 18 आएगा, आएगा ना। और जब x ऋण 17 बराबर 0 है, तब x बराबर कितना आ रहा, 17 धन का आ रहा ना। एक तो धन का 17 आ रहा है, धन का 17 आ रहा है, एक ऋण का 18 आ रहा है। आपसे बोलेंगे कि जी उत्तर कौन सा होगा, तो प्रश्न में क्या दे रखा था, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या पूछा हुआ था, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ जो ऋण वाला है उसको तो हम लेंगे नहीं। धनात्मक पूर्णांक एक तो आ गया 17, एक तो x की जगह पे आ गया 17, और 17 प्लस 1 कितना आ गया, 17 और 18 यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे इससे आगे। पर अभी केवल आपको क्या पूछा हुआ कि आप द्विघात समीकरण बना के छोड़ दीजिए। जो प्रश्न है सबसे पहले दूसरा प्रश्न का टॉप में लिखा हुआ है, बाद के अंदर क्या लिखा हुआ वो अलग बात है, ठीक है ना। पहले इतना आप नोट कर दीजिए, नहीं ये भी कर दीजिए, ये भी अगर आपको सही लग रहा है तो नोट कर सकते हैं। देखिए भाई, सेकंड का थर्ड पार्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब रोहन की माँ मान के चलो अंशिका की माँ है,
ठीक है, अंशिका की माँ अंशिका से 26 साल बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। पश्चात का मतलब होता है आज से 3 साल बाद जो उनकी आयु होगी। अब उनकी आयु देखिए, दोनों की आयु पता होनी चाहिए। देखो अंशिका की माँ किस पे निर्भर कर रही है, अंशिका पे, कि अंशिका की माँ अंशिका से 26 साल बड़ी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि अंशिका की एज को मान लिया जाए। माना अंशिका की एज हो गई कितनी भाई, x। अब अंशिका की माँ की एज हो गई कितनी, x प्लस 26 साल बड़ी तभी तो होगी, x प्लस 26, दोनों का मामला सेट हो गया। यहाँ पे प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात यानी 3 साल बाद की बात। सबसे पहले दूसरे का थर्ड पार्ट देखें। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। ठीक है, मतलब मान के चले हैं हम कि जो रोहन है उसकी वर्तमान आयु है x। रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष, यही तो हो गया। 3 साल पश्चात यानी 3 साल बाद 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 3 साल बाद। अभी रोहन की आयु है x, 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, बिल्कुल सही, x प्लस 3 वर्ष। 3 साल बाद रोहन की आयु हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल रोहन की आयु बढ़ जाएगी, 3 साल बाद की बात होगी तो उसकी माँ की भी तो आयु बढ़ेगी 3 साल। माँ की आयु कौन सा है, ये 3 साल बाद की बात मैं कर रहा हूँ। अभी कितनी है, x प्लस 26, मैं 3 और जोड़ दो, कितना हो गया, x प्लस। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भाई, प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा कि उन दोनों की 3 साल बाद की जो आयु है उन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 360, यही दे रखा है। तो उन दोनों की आयु का गुणनफल यानी x प्लस 3 और गुणा गया x प्लस 29 और बराबर 360। ये बात समझ आ गई भाई, गुरदीप क्लियर है। इनकी गुणा कर देंगे, x की गुणा पहले दोनों के साथ, x गुणा गए x कितना हो जाएगा, x इसको x गुणा गए 29 कितना हो जाएगा, 29x, फिर प्लस 3 की गुणा करेंगे x के साथ तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 की गुणा करेंगे 29 के साथ कितना हो जाएगा, 3 27 और 3 6 2 8, यही आ रहा ना, बराबर 360। अब देखो x स्क्वायर 29x और 3x कितना हो गया भाई, 32x, यही तो हुआ, और प्लस का 87 और ये 360, पक्ष बदल के ऋण 360 हो गया, बराबर। अब ऋण के 360 में से प्लस के 87 निकाल दो, किसका बचेगा, ऋण के ज़्यादा बच रहे हैं ना, ऋण के बच रहे हैं या नहीं, चिन्ह आएगा ऋण का, चिन्ह किसका आएगा, ऋण का। ऋण का चिन्ह क्यों आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, 10 में से 7 3, यहाँ पे बचेगा 5 यानी 15 में से 8 गया 7 और 273,
ये आपकी क्या बन गई है भाई, द्विघात समीकरण बन गई है। अगर केवल पूछा हुआ है द्विघात समीकरण तो यही बात खत्म हो जाएगी। अगर पूछा गया है कि जी नहीं, आप उनकी एज निकालिए, उसकी माँ की और उसकी रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तब क्या हो जाएगा। इधर देखो, पहले और तीसरे की गुणा अगर हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई, ऋण 273 एक्स स्क्वायर। ये तो गुणा करके आना चाहिए, और जोड़ और घटा करके कितना आना चाहिए भाई, 32x। यही तो है, पहले और तीसरे की गुणा होनी है और उस गुणा को, इस बीच वाले को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करके, बीच वाले को इस तरीके से ब्रेक करना है कि गुणा करके तो आ जाए ऋण 273 एक्स स्क्वायर, और जोड़ और घटा करके आना चाहिए कितना, 32x। यानी 32x को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करके इतना आए और जोड़ और घटा करके इतना आ जाए। ठीक है ना। तो हमको करना क्या है कि जो ये 273 है ना, इसके टुकड़े कर दो। सबसे पहले 7 3 10 2 12, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है लास्ट में, इकाई का अंक क्या है, विषम है। हमने 3 से चेक किया, 3 से चेक करने के लिए क्या नियम होता है कि तीनों संख्याओं को जोड़ दें, जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसको देखते हैं कि वो 3 के पाड़े में आती है या नहीं। तो हमने जोड़ा 7 और 3 10 और 2 12, हो गया 12। 12 तो 3 के पाड़े में आता है तो ये भाग जाएगा, देखिए 2 में तो जाएगा नहीं, 3 में 27 और 3 एकम। अब देखो जी, ये अब 9 1 10, अब 3 से तो नहीं जाता, ये 10 3 के पाड़े में नहीं आता है। 7 3 से 5 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 से तभी जाएगा जब इकाई का अंक 0 या 5 हो। 6 से जाने का कोई मतलब ही नहीं है, जो 2 और 3 से जाएगा वही 6 से जाएगा, और यहाँ 3 से नहीं जा रहा तो 6 से भी भाग नहीं जाएगा। 7 से चेक करें, 7 से जाएगा, क्यों, 7 एकम 7, 9 में से 7 गए, कितना बचा, 2, कितना हो गया 21, और 7 3 21, और फिर क्योंकि 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 13 कम 13। अब बन गया। अब हमको चाहिए क्या, चाहिए क्या, अब इसको कैसे हम टुकड़े करें। 7 3 21 और 13 कितना हो रहा, 34 हो रहा है ना। वो कहानी तो होगी नहीं। 13 3 39, और क्योंकि हमको माइनस का चाहिए, अगर 39 में से 7 घटा दें हम तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो धन का ले लेंगे 39x और ऋण का ले लेंगे 7x। ये बात समझ आ गई। क्योंकि 39x में से 7x अगर हटा दें, देखिए 39x में से 7x को घटा देंगे तो आएगा 32x, और 39x में गुणा करूंगा मैं ऋण 7x के साथ, तो आप देखेंगे इन दोनों का गुणा आ रहा है ऋण 273x स्क्वायर। चाहे देख लेना, 7 में 63, 3 6 बचा, 7 21 और 6 27। धन और ऋण का ऋण, x गुणा गए x स्क्वायर। कहानी फिट हो गई। तो अब देखेंगे भाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 39x और ऋण 7x और ऋण 273 बराबर, इन दोनों में से क्या कॉमन है भाई, x। क्या बचेगा, x प्लस 39। इन दोनों में सोचने की कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों में से ऋण 7 बाहर ले लो, बचेगा क्या, x प्लस 39। इन दोनों ब्रैकेट में मैंने क्या कहा था, एक ही चीज आनी चाहिए। अब x प्लस 39 भी कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, x ऋण 7 बराबर 0।
अब देखो जब x प्लस 39 बराबर 0 है तब x का मान कितना आ रहा है, ऋण का 39 आ रहा है। और आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। आयु ऐसा हो सकता है कि ऋणात्मक हो जाए, नहीं हो सकती है कभी भी, इसलिए ये वाला तो हम लिखेंगे नहीं। दूसरा आ जाओ, जब x ऋण 7 बराबर 0 है तो x बराबर, और x क्या माना हुआ है हमने, तो रोहन की, अतः रोहन की वर्तमान आय कितनी हो गई, 7 वर्ष है। और देखो उसकी माँ उससे कितनी बड़ी है, माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई, यानी 7 प्लस 26 बराबर 26 और 7 33 वर्ष। तो माँ है उसकी इतने साल की कहानी। अच्छा, प्रश्न में हमको मजे की बात क्या है कि 3 साल बाद की जो आय है उनका गुणनफल 360 है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 7 और 3 10 साल, तो 3 साल बाद बेटे की हो जाएगी, और 33 में 3 और जोड़ दो, 36 साल माँ की हो जाएगी, और इन दोनों की गुणा जब आप करोगे तो 360 ही मिलेगा। यही हमको दिया हुआ था। ये बात समझ आ गई भाई? तो इतना आप नोट कर दें। समझ आ रहा परमेश? क्लियर है ये बात? नोट कर दो।